हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का हिस्सा। नाम है इसका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पायरेशन में या फिर गैसियस एक्सचेंज में, सारे स्टेप्स एक एक करके पढ़ने वाले हैं हम समराइज्ड वे में, एक सिंगल वीडियो में डिटेल्ड पैटर्न पे हम पढ़ने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इतने ही हिस्से से मिल जाने वाले हैं। तो आइए सीधे चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग सांस लेना, सांस छोड़ना। रेस्पायरेशन एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, ऑक्सीजन, हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको अंदर खींचते हैं और जब अंदर खींचेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन जाएगी टिश्यू के लेवल पे और टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन को यूज करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या होती है रिएक्शन, ग्लूकोज होता है आपके पास, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का वो हिस्सा ग्लूकोज का मेन कंपोनेंट होता है। ऑक्सीजन के साथ जब ये जाके रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड है ये कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और साथ में एनर्जी यहाँ से रिलीज आउट होती है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ती है हमें एटीपी के फॉर्म में। टोटल 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जब प्रॉपर साइकिल कंप्लीट होती है एरोबिक रेस्पायरेशन में। एनारोबिक रेस्पायरेशन में सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वो केस अलग देखने को मिलता है। नॉर्मल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे, सेल्स में, टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होती है और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लोड होके आती है और फिर लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में भेज दी जाती है। यही पूरी प्रोसेस आपकी ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की। जैसे हमारे पास फेफड़े होते हैं, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप ऑफ मैकेनिज्म पैटर्न देखने को मिलता है रेस्पायरेशन का। जैसे हम बात करें स्पंजेस की, स्पंज हो या सिलेंट्रेट्स हो या फिर फ्लैट वर्म हो, इसमें सिंपली उनमें देखने को मिलता है डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है। अर्थवर्म और अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं, अर्थवर्म और फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन यानी कि सरफेस के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है स्किन सरफेस की वजह से, और इस टाइप के रेस्पायरेशन को हम क्यूटिनस रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। इसी मॉइस्ट स्किन वाले रेस्पायरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। ये अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स में देखने को मिलता है। सेम एज इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब पाई जाती है, सेम लाइक एज जैसे हमारी बॉडी में ट्रैकिया पाई जाती है, इनमें ट्यूब्स पाई जाती हैं, सिर्फ पतली सी ट्यूब्स होती हैं, उन्हीं से एक्सचेंज हो जाता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करें या मोलस्कस की बात करें या फिर हम फिशेस की बात करें तो वहाँ पे ब्रांकियल्स या फिर गिल्स पाए जाते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में हम लोग खुद भी आते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी सिस्टम या फिर लंग्स पाए जाते हैं जिनसे रेस्पायरेशन होता है। एम्फीबियंस क्यूटिनस रेस्पायरेशन शोन करते हैं ऑल द टाइम, हमेशा उनका रेस्पायरेशन कहाँ से, स्किन के थ्रू देखने को मिलता है। ये जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं ये बेस्ड होते हैं किसके बेसिस पे, हैबिटेट मतलब इनका निवास स्थल। जैसे अब बात करें अगर हम एक्वेटिक एनिमल की या फिशेस की, तो चूँकि ये रहते हैं पानी में, अब पानी में रहेंगे तो इनको पानी में सांस लेने के लिए गिल्स की ज़रूरत होती है, इस वजह से वहाँ पे गिल्स पाई जाती हैं। जो ज़मीन पे रहते हैं उनके पास लंग्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली गैसेस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी मैटर करता है कि ऑर्गन सेलुलर लेवल पे है या टिश्यू लेवल पे है ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गन लेवल पे है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। तो अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अब जैसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ पोर्शन देखने को मिलते हैं जिसमें पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है। और जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप ही नहीं होगा तो वहाँ पे लंग्स क्या काम करेगा,
इस वजह से यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने बारे में, जहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी या लंग सिस्टम प्रेजेंट है। हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड पाया जाता है। हमारे पास सबसे पहले अगर हम बॉडी से शुरुआत करें तो जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हिस्सा है। यहाँ पे 2 नेज़ल कैविटीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे लिप्स स्ट्रक्चर होती है और फिर नेक रीजन, फिर ये हिस्सा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इन नॉस्ट्रल से, आइज़ भी होती हैं, यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम नहीं बन पा रहा है, पर नॉस्ट्रल्स जो नेज़ल कैविटी जो ऊपर ओपन होती है ना, ये नॉस्ट्रल्स बोली जाती हैं। इसके बाद अंदर जो कैविटी पाई जाती है इसको हम नेज़ल चैम्बर बोलते हैं। नेज़ल चैम्बर से जब थोड़ा सा नीचे आते हैं गले के रीजन पे, तो गले के रीजन पे एक कवरिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, कवर लाइक, जो स्पेशली swallowing करते समय, फूड निगलते समय या खाना खाते समय क्लोज कर देती है विंड पाइप को, ताकि खाने का कोई मटेरियल फूड विंड पाइप में यानी कि ट्रैकिया में ना चला जाए। ट्रैकिया में अगर जाएगा तो ये यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ काज कर लेता है, फिर आपको खांसी आने लगती है। जब तक खाने का पार्टिकल बाहर नहीं निकल आता है तब तक खांसी आती रहती है। एपिग्लॉटिस का यही काम होता है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ये कवर कर लेता है ग्लॉटिस को, ताकि खाते समय निगलते समय यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ना आ सकें। पर कभी कभी देखते हो कि बोलते हुए खा रहे होते हो, तो इसीलिए मना किया जाता है कि खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खा रहे होते हैं तो उस समय अगर पानी के अमाउंट को चले जाते हैं तो आपको बहुत लार्ज अमाउंट में खांसी आती है। तो वो समस्या से अगर बचनी है तो खाते समय आप ना बोलें, वो सबसे बेहतर होगा। अब एपिग्लॉटिस इसी फंक्शन के लिए होता है, लेकिन अगर कभी काम नहीं कर पाता है तो ये समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद जो हिस्सा देखने को मिलता है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, यहीं से हमारी आवाज़ आती है। मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ जनरेट होती है। लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, आवाज़ यहीं से शुरुआत होती है। फिर बात करते हैं अगला हिस्सा, ये ट्यूब लाइक जो मेजर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की बात करें तो ये डिवाइड होती है कहाँ पे, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा बैक साइड से डॉर्सल साइड से प्रेजेंट होती है, उसके पास से ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे जो ट्रैकिया है इस पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो बनी होती हैं कार्टिलेज की। ये बनी है किससे, कार्टिलेजिनस होती हैं। ट्रैकिया की ये जो रिंग्स बनी हुई हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरी कंप्लीट रिंग नहीं होती हैं, पीछे की तरफ से ये खाली होती हैं, हॉलो होती हैं, कुछ इस तरह से सी शेप होता है। आगे की तरफ से इस तरह से दिखती हैं, पीछे ओपन होती हैं। पीछे ओपन इसलिए होती हैं ताकि आप जब कभी ज़्यादा हैवी खाना खाएं या कुछ मोटा अनाज खा के निगल रहे हो, तो चूँकि लिमिट कंडीशन अगर लग जाएगी तो आपको पेनफुल कंडीशन हो सकती है जब ईसोफेगस में खाना नीचे उतर रहा होता है। जब ये यू शेप की होती हैं तो ये प्रेस कर जाती हैं अंदर की तरफ, जिसकी वजह से आसानी से खाना निगल पाते हैं। आप थोड़ा लार्ज साइज भी खाना एक साथ निगल सकते हैं, तो ये निगलने में हेल्प कर देती हैं। बाहर की तरफ ये कार्टिलेजिनस होती हैं, इसकी वजह से ये वापस से कोलैप्स नहीं होता है, नहीं तो पता लगे किसी दिन ज़बरदस्ती खांसी आई, कोलैप्स हो गया ट्रैकिया और फिर सांस लेना बंद। तो सांस लेना बंद ना हो इसके लिए इनकी प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो ये मेजरली जो ट्रैकिया होती है, इस तरह से अगर हम ट्रैकिया के पैटर्न की बात करें तो ट्रैकिया मेजरली बढ़ जाता है 2 मेजर पार्ट में, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये 2 पार्ट जो हैं ये और अदर छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ने लगते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और फिर एट लीस्ट इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बन के तैयार होते हैं, और इनसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये हिस्सा नज़र आता है, ये एल्वियोलाई होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पास प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इस तरह से कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सैक लाइक, वैस्कुलर बैग बोला जाता है इनको। इनके पास थिन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इर्रेगुलर वॉल की, वॉल उनके इरेगुलर देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से आसानी से डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न होने की वजह से यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि
हार्ट से जब ब्लड आता है लंग्स की तरफ तो प्योरीफिकेशन में यही एल्वियोलाइज हेल्प करती हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो इसको शॉक से बचाती हैं ताकि एडजेसेंट जो टिश्यूज़ हैं उनकी वजह से इनमें डैमेज ना हो। अब इसके जो दो मेम्ब्रेन हैं इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यही मेजली फ्रिक्शन से बचाने में हेल्प करता है। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ये फ्रिक्शन घटाता है लंग्स सरफेस पे। क्या करते हैं यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे रिब्स की स्ट्रक्चर होती हैं, ये कट एंड ऑफ रिब्स देखने को मिलता है और फिर नीचे की तरफ से लंग्स में ये डोम शेप का स्ट्रक्चर डायफ्राम नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डायफ्राम है एल्वियोलाइज हैं, ये रिस्पायरेटरी जोन में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ पोर्शन जो भी है, ट्रैकिया है, रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, ये सब बात करते हैं हम अबाउट द कंडक्टिंग जोन इंक्लूडिंग नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, नेचर चैम्बर, लैरिंग्स, ये सब कंडक्टिंग जोन में आते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टिंग जोन की। कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है? कंडक्टिंग जोन के मेजरली 4 काम होते हैं। पहला, ह्यूमिडिफिकेशन करना, नम बना के रखना हवा को। दूसरा, ट्रांसपोर्ट करना एयर को, हवा को ट्रांसपोर्ट करना मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल, जैसे बताया था, जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेज़ल, यहाँ से जब हवा अंदर जाती है तो कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस रिलीज करती हैं। तो इन सब का काम क्या है? डस्ट पार्टिकल को जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उसको ट्रैप कर लेना, पकड़ लेना। फिर जहाँ पे सांस ले रहे होते हैं, कभी कभी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है एयर का, जबकि लंग्स के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर रखने की कोशिश करेगी। अगर कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम, अगर ज़्यादा है तो घटाने का काम, यही कंडक्टिंग जोन्स करते हैं, एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी जोन की, तो रिस्पायरेटरी जोन का काम मेनली देखने को मिलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करना। किसके बीच में? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। ब्लड जो आया है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट था, उसको लेना, ऑक्सीजन ब्लड को वापस से भेज देना, ये काम रिस्पायरेटरी जोन का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोरैसिक चैम्बर की, एक टर्म जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, साइड में क्या है, इधर से रिब केस दोनों साइड से नज़र आ रही होंगी आपको। नीचे की तरफ क्या देखने को मिल रहा है? डायफ्राम। सेम बैक साइड की अगर हम बात करें, पीछे की साइड में, तो पीछे के साइड में हमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है और आगे की तरफ हमें देखने को मिलता है स्टर्नम। तो ये एक सेम कमरे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें, जिसमें हम डॉर्सली यानी कि पीछे साइड में, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। वेंट्रली मतलब आगे की तरफ सबसे पहली दीवार जिसमें गेट प्रेजेंट होते हैं, स्टर्नम। साइड साइड में लैटरली रिब्स केस पाए जाते हैं और नीचे जो फ्लोर होता है ये डोम शेप डायग्राम देखने को मिलता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेशली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते समय जब वॉल्यूम की बात करते हैं हम, ओवरऑल जो गैसियस वॉल्यूम होते हैं चैम्बर के, उस वॉल्यूम को डिसाइड कर रहा होता है। कोई चेंज किसमें? वॉल्यूम में, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज जो काज होता है कैविटी में, ये रिफ्लेक्ट होता है लंग्स में। लंग्स में नज़र आता है कोई भी चेंज जब वॉल्यूम में देखने को मिलता है ऑफ थोरैसिक कैविटी, रिफ्लेक्ट करता है किसमें? लंग्स में। पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं इसको, जिसमें पूरे के पूरे गैसियस एक्सचेंज पैटर्न देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हवा भरी जाती है, गैसेस होती हैं, सांस ली जाती है, वो सब पल्मोनरी कैविटी बोली जाती हैं। थोरैसिक चैम्बर क्या होता है? इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, चारों दीवालों के नाम, आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, दाएं बाएं रिब्स और नीचे की तरफ डायाफ्राम पाया जाता है। दिस इज़ द थोरैसिक कैविटी। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या देखने को मिलता है? जो फेफड़े हैं ये इंक्लोज्ड होते हैं एन एनाटॉमिकली एयर टाइट थोरैसिक चैम्बर, जिसमें
कोई भी बाहर से एयर ना अंदर आती है ना अंदर से बाहर जाती है। तो चैम्बर का जो साइज़ है वो एयर टाइट होता है, फिक्स होता है, इसेंशियल होता है फॉर द ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट अल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली। ये हमारे लिए आसानी हो जाती है क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को यहाँ पे अल्टर नहीं कर पाते हैं। मूवमेंट जो देखने को मिलता है एयर का ये फॉलो करता है प्रेशर ग्रेडियंट। नॉर्मली अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीजन है PO2, जिधर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, इधर बात करें अगर इसके 50 mmHg का प्रेशर है और इधर PO2 ऑक्सीजन का 10 mmHg है, तो ऑक्सीजन किधर की तरफ मूव करेगी? ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ। यही कंडीशन देखने को मिलती है। जो प्रेशर का चेंज होता है डिफरेंस, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड सेट यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर का जो इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में। ध्यान से देखिएगा इसको। हम बात करते हैं एयर जब अंदर की तरफ जा रही होती है, यानी कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, ब्रीद इन की कंडीशन बोली जाती है, या इसी को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन में सांस अंदर की तरफ जाती है। जब अंदर की तरफ सांस जा रही होती है तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिब्स केस। जो रिब्स होते हैं ये क्या होते हैं? रिब्स और स्टर्नम वेंट्रली रेज कर जाते हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ के आ जाते हैं। जब सांस लेते हैं, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, जब आप लंबी सांस लेंगे तो क्या होगा? सीना आपका आगे की तरफ आ जाएगा। आगे की तरफ आने का मतलब सीने में मेनली जो बोन्स हैं, रिब्स और उसके साथ जुड़ी हुई इंटरकॉस्टल मसल्स, वो आपके रिब्स को ऊपर की तरफ खींच देती हैं। रिब केज आपका कहाँ ऊपर की तरफ रेज कर जाता है, और रिब्स केज के सेंटर पे ही तो स्टर्नम है, ऊपर की साइड वाला वो भी रहेगा। हाँ, बैकबोन के सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीछे की तरफ डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वो एज सच रहते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन वॉल्यूम अंदर बढ़ाना है तो जब रिब्स केज ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम अंदर का बढ़ जाता है। वॉल्यूम अंदर का बढ़ जाने का मतलब ये जो डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये जो रस्सी है रबड़ जैसी होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खींचेगी तो ये सीधी हो जाती है। और जैसे ही इसको ढीला छोड़ दिया जाता है ये कैसी हो जाती है? डोम शेप। तो डोम शेप और फ्लैट। अभी क्या है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये रस्सी नीचे की तरफ आ जाती है, फ्लैट हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टेंट पैटर्न देखने को मिलता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, चूँकि सांस ले रहे हैं तो अंदर ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो जगह बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, एयर अगर बाहर जा रही होगी तो रिब्स और स्टर्नम क्या होती हैं? रिटर्न होके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। जब सांस ले रहे थे तो बढ़ी थी, सांस छोड़ेंगे तो वो पीछे चली जाती हैं। थोरैसिक वॉल्यूम घट जाता है क्योंकि सांस बाहर निकाली जा चुकी है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन देखने को मिली है कि एयर बाहर निकल रही है तो वॉल्यूम घटा है। वॉल्यूम जब घटेगा तो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट शेप में आया था, अब क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्स हो जाएगा तो आर्क करेगा, आर्क बनाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो आर्क बनता है इसको बोलते हैं हम डोम शेप। डायफ्राम के शेप में हो जाता है, डोम शेप में। तो दो चीज़ें याद रखना, जब एयर अंदर जाती है तो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की तरफ रेज करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स हमारे पीछे की तरफ चले जाते हैं, रिब्स और स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, और डायफ्राम रिलैक्स होके डोम शेप या आर्क शेप की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। फिर आगे हम यहाँ पे बात करें नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग की, तो ये जो देखने को मिलता है आपको 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार आप सांस ले सकते हैं। इन केस ऑफ एडल्ट, ये हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, एडल्ट केस में वो भी नॉर्मल। इन्वॉल्व क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो ब्रीदिंग होती है ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पे मैटर करती है। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब हम बात कर रहे हैं लंग्स के अंदर जो गैसेज हैं उनके प्रेशर की, उनके प्रेशर में अगर प्रेशर कम होगा तो क्या है? ये है लंग्स, एक रफली डायग्राम है। लंग्स के अंदर अगर प्रेशर कम है और बाहर गैसेस का प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से गैसेस क्या होंगी? अंदर जाएंगी, और अंदर जाएंगी तो इसका मतलब क्या है? ये
इंस्पायरेशन देखने को मिलता है। इंस्पायरेशन कब देखने को मिलता है? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और अंदर का अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अंदर गैसेस का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से ये गैसेस बाहर की तरफ भागेंगी और जब बाहर की तरफ भागेंगी तो एक्सपायरेशन होता है। तो एक्सपायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होता है जबकि इंस्पायरेशन में लो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अगर कम है तो जाहिर सी बात है वो निगेटिव होगा और हाई है तो पॉजिटिव होगा। जब हम सांस ले रहे थे तो हमने बताया था कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शेप ऑफ डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो डोम शेप का हमें देखने को मिलता है। कंडीशन की बात करें फोर्सफुल, कभी कभी हम क्या करते हैं ज़बरदस्ती सांस ले लेते हैं, सांस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। कभी कभी ज़्यादा अगर हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं फोर्सफुली, तो फोर्सफुली जो एक्सपायरेशन है ये कैसे अचीव होता है? जब ज़बरदस्ती सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो फेफड़े में आपको थोड़ा सा पेन जैसी स्ट्रक्चर फील होती है। वो पेन फेफड़े में नहीं होती है एक्चुअली, वो आपके रिब्स केज में होती है और रिब्स केज के पास जो मसल्स पाई जाती हैं उनमें इंटरकोस्टल मसल्स में ये समस्या देखने को मिलती है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी पाई जाती हैं दोनों रिब्स केज के बीच में। जो रिब्स होते हैं आपके, उन रिब्स के बीच में मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। इसके अलावा दूसरा टर्म यहाँ पे देखने को मिलता है एब्डोमिनल मसल, मतलब जो आपकी मसल्स पेट की हैं या एलिमेंट्री कैनाल की हैं उनमें आपको हल्का दर्द फील होता है। जब आप ज़बरदस्ती सांस निकाल रहे होते हैं तो पेट को आपको सिकोड़ना पड़ जाता है। तो एब्डोमिनल मसल और इंटरकोस्टल मसल्स, दो मसल्स की वजह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ये पार्शियल प्रेशर की वजह से रेस्पायरेशन को ड्राइव किया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक साइट ऑफ एक्सचेंज, साइट ऑफ एक्सचेंज दो साइड में होती है। जैसे यहाँ पे लंग्स की बात करें तो यहाँ पे साथ में हार्ट की पोजीशन भी पाई जाती है। हार्ट के बाद ये सीधे पंप करता हुआ लंग्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ये हिस्सा लंग्स का होता है। लंग्स के हिस्से में अगर हम बात करें तो ये हार्ट पंप करता है, एक बार ब्लड जाता है लंग्स की तरफ और एक बार लंग से आता है हार्ट की तरफ। सेम एज टिश्यू लेवल के बात करें तो टिश्यूज़ पे या सेल्स, क्योंकि सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, तो इनके पास क्या होता है ब्लड जाता है और फिर इनके पास से रेस्पायरेशन होके ब्लड हार्ट में वापस आता है। तो ये डबल सर्कुलेशन का हिस्सा हो जाता है। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रही है? एक तो लंग्स में हो रही है, लंग्स में कहाँ पे? एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई पे। एक हो रही है कहाँ पे? बॉडी में अंदर टिश्यूज़ पे या सेल लेवल पे। तो बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ और साथ में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई प्राइमरी होती है। पहले गैसियस एक्सचेंज यहीं पे होता है, उसके बाद फिर ब्लड में जाता है और ब्लड से पंप होके टिश्यू के लेवल पे और टिश्यू पे जाने के बाद फिर जो अभी रिएक्शंस बताई थी प्रोसेस कि कैसे ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसका कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर स्पेशली कंट्रीब्यूट करता है एक इंडिविजुअल गैस की इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। अगर हमें किसी चीज़ का पार्शियल प्रेशर निकालना है, जैसे हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारी, पार्शियल प्रेशर एक हिस्सेदारी होता है। एक चैम्बर है, बकेट, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, इसमें फ्लोरीन है, इसी में क्लोरीन है और इन सब की वजह से कोई प्रेशर बन रहा होगा। टोटल प्रेशर हो जाता है पीजी, दैट इज़ गैसियस प्रेशर। अब इसमें से अगर हमें सिर्फ निकालना है ऑक्सीजन का, तो ओवरऑल प्रेशर से ऑक्सीजन का जितना प्रेशर लग रहा है इसको हम PO2 के नाम से मेंशन करते हैं, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो जहाँ कहीं पार्शियल टर्म होगा उसका मतलब किया जा रहा होगा कि ओवरऑल जितना है उसमें से उस गैस का कितना हिस्सा है, ये पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम बात करें इनके पार्शियल प्रेशर के पैटर्न पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रिस्पायरेशन के कुछ स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर का और पार्शियल प्रेशर्स गैसेस का मिलीमीटर Hg में कैसे डेटा देखने को मिलता है। सबसे पहले जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब हम गैसेस को कहाँ पे
पल्मोनरी सिस्टम में भेज रहे होते हैं, यानी कि फेफड़े के अंदर लेके जा रहे होते हैं। जब इसको लेके जा रहे होते हैं तो उस समय की कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कितना होता है 159 और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एज एन पार्शियल प्रेशर mmHg में हमें देखने को मिलती है। 0.3 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना 159। ये कहाँ पे, जब हमने ब्रीदिंग की, पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ। अब कंडीशन क्या है कि उस एल्वियोलाई में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई में, अभी प्रेशर कितना है 159 और 0.3 का, लेकिन यहीं पे आ रही होती है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज के समय यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई से बाहर निकाल दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपलोड कर लिया जाता है। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड के पास प्रेशर का पैटर्न देखने को मिलता है 104। एल्वियोलर मेम्ब्रेन डिफ्यूज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साइज़ की बात करें तो लेस देन 1 मिलीमीटर थिक होती है, बहुत पतली ये होती है मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस समय गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg देखने को मिलता है। अब ये ब्लड जाता है हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ जब जाता है तो पंप होके इसको आगे भेजा जाता है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कुछ प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, इस वजह से यहाँ से देखना कहीं अभी एक्सचेंज नहीं हुआ है। 104 का प्रेशर सीधे 95 पे आ जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन का। कब, जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है गैसेस बाय द ब्लड। 95 ऑक्सीजन का और 40 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है। अब यही गैसेस कहाँ पहुँचती हैं, ये पहुँचती हैं कहाँ पे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। जब ये टिश्यूज़ के पास पहुँचते हैं तो ऑक्सीजन दे दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड लोडिंग हो जाती है तो उस केस में, यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन के केस की बात करें तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 40 mmHg ऑक्सीजन का और 45 mmHg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो जाता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से जब ये एल्वियोलाई के पास आते हैं कम प्रेशर होता है, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ऑक्सीजन अपलोड करा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये बेस होता है किस पे, गैसेस का एक्सचेंज किन किन चीज़ों पे होता है। पहला, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन का बदलाव होना चाहिए। जैसे एक तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगा। दूसरा केस होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इनकी जो मेम्ब्रेन है अगर ज़्यादा मोटी होगी तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज के लिए मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। फिर बात करें सॉल्युबिलिटी की, घुलनशीलता की गैसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये 20 से 25% ज़्यादा सॉल्युबल होता है दैन एयर। इसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि 20 to 25% ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के पास ज़्यादा क्षमता है घुल सकने की। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा हमें चाहिए, इसलिए हमें प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ता है ऑक्सीजन का। कोई भी फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर सकता है डिफ्यूजन रेट, वो सब पैटर्न पे या चीज़ों पे डिपेंडेबिलिटी शोन होती है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है वो कैसे, द थिनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है इन द डिफ्यूजन, द फास्टर इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। कि पतली मेम्ब्रेन होगी तो तेज़ी से यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफ्यूजन। टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज लेस देन अ मिलीमीटर, ये थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखना, ये है एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटीज़ के पास प्रेजेंट होती हैं ये ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो चारों तरफ से जा रही हैं ब्लड कैपिलरीज हैं, ये एयर है। अब यहाँ पे हवा अंदर आ रही है जब हमने सांस लिया है, और फिर एक्सचेंज होके हवा बाहर जा रही है। इसके पास अंदर जो प्रेजेंट होती है एल्वियोलर कैविटी स्पेस जिसमें एयर एक्सचेंज होता है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। 1 सेल्ड थिक, एक सिंगल सेल्ड थिक होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी थिकनेस होती है। इसके बाद हम बात करें
तो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज की जो सबसे आउटर सरफेस यहाँ पे देखने को मिलती है, जो ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलर कैविटी को या ब्लड कैपिलरी को एल्वियोलर वॉल से डायरेक्ट अटैच करती हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ये ब्लड कैपिलरीज की होती हैं। यहीं पे आरबीसी की मात्रा भी प्रेजेंट होती है। अब देखो बाहर की तरफ गैसेस एक्सचेंज कहाँ होंगी, यहाँ पे आना है गैसेस को और यहाँ से आना है। इसके बीच में टोटल कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, एक अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलर वॉल की, बाहर की तरफ किसकी, एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज की। बीच में ये येलो कलर का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो बेसमेंट सब्सटेंस भी तो एक गैप है ना, तो बेसमेंट सब्सटेंस जो बीच में प्रेजेंट है वो भी एक लेयर मानी जाती है। बाहर की तरफ एंडोथेलियम कैपिलरी का और अंदर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई का। तो टोटल 3 मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 होती हैं, एक थिन एक स्क्वेमस एपिथेलियम, एक एंडोथेलियम और एक बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये 3 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज। इन 3 मेम्ब्रेन को पार करके गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं, जो सांस लेते हैं गैसेस अंदर जाती हैं बाहर जाती हैं, इनकी टोटल वैल्यू कितनी होती है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी कितनी हो सकती है। एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज किया जाता है इनको मेजर करने के लिए, नाम है इसका स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का रोल प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बात करें हम सिग्निफिकेंस की, यानी कि इनके फ़ायदों की। फ़ायदा क्या होता है, क्लिनिकल असेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। सिग्निफिकेंस ये है कि असेसमेंट सहायता मिल जाती है हमें कि पल्मोनरी फंक्शन आपका प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम वॉल्यूम मेजर कर लेंगे तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ लंग्स में कुछ समस्याएं हैं या इन्फेक्शन है या प्रॉपर काम कर रहा है। रेजिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम की अभी बात करेंगे, एक ऐसा वॉल्यूम लंग्स का कि जब ज़बरदस्ती कुछ गैस निकाल दो, ज़बरदस्ती गैस निकालने के बाद भी लंग्स में कुछ गैसेस बची रह जाती हैं, वो आप निकाल नहीं सकते कितना भी कोशिश कर लें। वही गैसेस रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी अंदर बची रह जाती हैं। इसको मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की हेल्प से इसको मेज़र किया जाता है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वॉल्यूम की तो वॉल्यूम मिलीलीटर में मेज़र किया जाता है। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो ये 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एयर इनहेल या एक्सहेल्ड पर ब्रीथ। जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं नॉर्मल स्पीड में, हल्की सी सांस खींची छोड़ा खींचा छोड़ा, तो एक बार में ये जो जितना वॉल्यूम हम अंदर सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, या टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 500 ml का देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो हमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी देखने को मिलता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सफुल इनहेलेशन। जैसे हमने सांस लिया लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि सांस और ज़्यादा खींच लें, या ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी बदबू है, तो हम क्या करते हैं, सांस ज़्यादा तेज़ी से अंदर ज़बरदस्ती खींच लेते हैं ताकि वॉल्यूम भर जाए और हमें कुछ देर तक सांस रोकने का मौका मिल जाए, तो बदबू वाले एरिया से हम निकल जाएं। तो वो जो एक्स्ट्रा सांस तुम भरते हो अंदर, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर इसको फोर्सफुल इनहेलेशन। समराइज्ड वे में इसको IRV से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है ये 2500 ml से 3000 ml, यानी 2.5 से 3 लीटर तक एयर अंदर ज़बरदस्ती भरी जा सकती है। दूसरी कंडीशन है कि नॉर्मल तुमने एक्सेल किया, फिर अब कंडीशन है कि अभी भी बदबू वाले एरिया में घिरे हुए हो, सांस तुमने छोड़ दी है लेकिन अभी भी तुम चाह नहीं रहे हो कि सांस अंदर खींचें, तो क्या करते हो, तुम ज़बरदस्ती सांस बाहर भेजते हो। जब बाहर भेजते हो तो प्रेशर लगता है इंटरकोस्टल मसल्स पे और एब्डोमिनल मसल पे, लेकिन सांस बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इसको बोलते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन या ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट जो होता है ये होता है 1000 से 1100 ml तक
मिलीलीटर तक ज़बरदस्ती निकालने के बाद, अब जो तुमने ज़बरदस्ती एयर निकाली है उसके बावजूद भी लंग्स पूरी तरह से पिचक नहीं पाते हैं, यानी कोलैप्स नहीं हुए होते हैं। कुछ एयर उनको मेंटेन रखती है, अपने शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। वो एयर जो बची है ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बावजूद, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इसको बोलते हैं हम आरवी, रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं इसको। ये 1100 ml से 1200 ml यानी 1.1 लीटर से 1.2 लीटर तक की इसकी क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ और कैपेसिटीज़ की। ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 मिनट में जो वॉल्यूम मेजर किया जाता है, चूँकि हम सांस लेते हैं कितनी बार, 12 से 16 बार, तो टोटल हमारे पास सांस देखने को मिलती है 12 और 16, तो 12 से 16, अगर हम 12 काउंट करें तो 500 एक बार में सांस लेते हैं ml। 12 बार अगर सांस लेंगे तो 6 लीटर एक बार में, अगर 16 बार सांस ले रहे हैं तो 8 लीटर। ये वेरी कर सकता है 1 मिनट में। रिस्पायरेटरी रेट को डायरेक्टली टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी अगर अचानक से सांड पीछे लग गया या कुत्ते ने दौड़ा लिया तो क्या करते हैं, आप भागते हैं, उस समय सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है ना। तो वो जो सांस लेने की स्पीड आपकी बढ़ी हुई है उसको हम डायरेक्टली 500 ml से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली सांस एक बार में जो ली जाती है वो टाइडल वॉल्यूम होती है। तो वो हम टोटल पर मिनट वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें स्टैंडर्ड कैपेसिटी की, तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है आईसी, पहली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। सांस अंदर खींचने की टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक तो ज़बरदस्ती सांस खींची और एक सांस नॉर्मल अंदर खींची, तो 500 ml और फिर कितना, 2.5 से 3 लीटर। अगर हम दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमें मिल जाती है आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि सांस अंदर खींच लेने की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। ये कितनी हो जाती है, 3000 से 3,500 तक ml में, या फिर इसको हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं 3000 से 3500 ml देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हम VC। वाइटल कैपेसिटी जो होती है यानी कि जिंदा, जैविक कैपेसिटी, जिंदा प्रॉपर जो फंक्शनल कैपेसिटी होगी उसी को मेंशन किया जाएगा। जो रेजिडुअल है उसको छोड़ के बाकी जितना कुछ भी है, टाइडल वॉल्यूम, ज़बरदस्ती जितना सांस अंदर खींच सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू की बात करें तो ये 4000 से 4,500 ml, 4000 से 4500 ml तक क्वांटिटी इसकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं FRC। FRC के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसको हम सिंपली स्टेट करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करें FRC, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों का सम होता है। ये 2100 ml से लेके 2300 ml के बीच में देखने को मिलता है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी वैसे ही हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी पढ़ सकते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, जैसे इंस्पायरेटरी थी टाइडल वॉल्यूम और फोर्सफुल यानी कि IRV, वैसे ही टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV को अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, जो वैल्यू 1500 ml से 1600 ml के बराबर होगी। अब इनके बाद एक और डेटा हमें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसको हम टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV सबको एक साथ चारों जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो टोटल वॉल्यूम आता है वो हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखना VC, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में TV, IRV और ERV ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी। तीनों चीज़ों का अगर हम सम कर दें तो हमें मिल जाता है VC। VC के साथ RV बचा है, इसको ऐड कर दें तो एक समराइज्ड वे का फार्मूला बन जाता है वाइटल कैपेसिटी प्लस RV इक्वल्स टू 5700 ml यानी कि 5700 ml, 5700 ml इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी होती है। इसको एक ग्राफिकल पैटर्न पे समझ लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब सिंपली एक बार सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, बट
कभी कभी क्या होता है, एक लिमिट आने के बाद हम क्या है, ज़बरदस्ती सांस को छोड़ सकते हैं बाहर। जितना हम छोड़ सकते हैं ज़बरदस्ती बाहर, ये हिस्सा, इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV के नाम से जानते हैं। ERV में हमें देखने को मिलता है टाइडल वॉल्यूम TV, जो 500 ml के आसपास था। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 1000 से 1100 ml देखने को मिलता है आपको ERV। यही कंडीशन टाइडल वॉल्यूम फिर से आती है। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम ज़बरदस्ती सांस खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ सांस भरते जा रहे हैं, अंदर लंग्स भरता जा रहा है, कैपेसिटी भरती जा रही है और लंग्स कैपेसिटी फुल हो गई। लंग्स फुल हो गया, इसको बोलते हैं हम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 3000 या 2.5,000 से 3000 मिलीलीटर के बीच में आपको देखने को मिलता है। इसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, सेम एज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में IRV, TV और ERV तीनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। 4500 ml अप्रॉक्स इसका डेटा देखने को मिलता है। और TLC की बात करें तो ये 5700 ml, चारों डेटा को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाता है। अब इसके बिहाफ पे फार्मूला अगर बनाएं तो VC वाइटल कैपेसिटी प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अलावा इसको एक और फार्मूलेट पैटर्न में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, IC और FRC, ये भी एक फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो एज पर पैटर्न इसके कई सारे फार्मूले यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको मेंशन करना चाहें तो हम IRV, TV, और ये जो TV और ERV है इसको हम EC बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी IRV और RV रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें तो भी हमें टोटल लंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो इसके कई सारे सेटअप बन सकते हैं, याद रखिएगा। सिंपल स्टेट करके इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के एक्सचेंज। फेफड़े से ऑक्सीजन का ब्लड के माध्यम से टिश्यू तक पहुंचना, टिश्यू से फिर रेस्पायरेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में लोडिंग होना और फिर इसका लंग्स तक वापस आना, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब इस गैसेस के पैटर्न पे हमें एक कर्व पैटर्न देखने को मिलता है ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो कंप्राइज करता है ग्लोबिन एंड हीम से। ग्लोबिन प्रोटीन है मॉलिक्यूल, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इम्पार्ट करता है रेड कलर। Fe+2 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंटर ऑफ ईच हीम। हीमोग्लोबिन के एक हीच पे Fe+2 कंपोजिशन देखने को मिलता है आयरन के, जिसके पास बाइंडिंग एबिलिटी होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की। ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब ये ऑक्सीजन के साथ टूटता है तो ये हीमोग्लोबिन में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है उसके बिहाफ पे यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑब्टेन होती जाती है ऑक्सीजन की। ये जो कर्व है ये एक एस शेप या सेगमॉइड शेप का कर्व देखने को मिलता है। एक लिमिट तक आने के बाद बाइंडिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन कर्व है ये फ्लैट कर्व चला जाता है। सैचुरेशन पोजीशन प्रेशर बढ़ाते रहेंगे लेकिन ये पैटर्न आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलेगा एक लिमिट के बाद। उससे ज़्यादा हम यहाँ पे इनका डिसोसिएशन नहीं बढ़ा सकते हैं। बट हम बात करते हैं फीटल इन्फेंट में जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए जो कर्व होता है इन कंपेरिजन टू द अस ये लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एबिलिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है कंपैरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, या हमारी बॉडी की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में। बात करते हैं यहाँ पे हम ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड किया जाता है टिश्यू को जब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, जबकि ऑक्सीजन की बजाय जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर होता है एल्वियोलाई को भेज दिया जाता है बाय 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml है, उसमें से 4 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया जाता है एल्वियोलाई को। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व पाई जाती है, जबकि प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्व पाया जाता है 7%। 97% एज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं ऑक्सीजन में जुड़े हुए हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन यहाँ पे हम बात करें
20 to 25% ही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन देखने को मिलते हैं। रेस्ट ऑफ बाइकार्बोनेट के पैटर्न पे प्लाज्मा में ही प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। बाइंडिंग ऑफ O2 हीमोग्लोबिन के साथ ये प्राइमरली रिलेट करता है ऑक्सीजन को। इससे मतलब नहीं है कि बाकी गैसेस के कंसंट्रेशन कैसे हैं, मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाएगा। बट अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग विद द HB यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की, उसमें प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी डिपेंडेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंपोजिशन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, HbO2 रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या HbCO2 बोलते हैं। पैरामीटर्स की बात करें, अगर प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन घटेगा। एसोसिएशन किसका? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का घटेगा, जबकि डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ेगा। बट आगे की सारी कंडीशन रिवर्स पैटर्न पे देखने को मिलती हैं। अगर प्रेशर बढ़ाया है कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से जुड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं, और डिसोसिएशन जो होगा ऑक्सीजन का वो बढ़ जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और डिसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। यही सेम फॉलोअप देखने को मिलता है हमें कब? जब कंसंट्रेशन H+ आयन का या टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो भी ऑक्सीजन टूट जाता है जल्दी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है। इनकी लोकेशंस की बात करें तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का टूटना, दो चीज़ें लंग्स में एल्वियोलाई में होती हैं। इसके अपोजिट टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, ये दोनों टिश्यू लेवल पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स की, तो हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है, जुड़ता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे इन द रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर मतलब जो जुड़े हैं वो टूट सकते हैं, वापस से अपने पहली जैसी स्टेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। कर्व हमने पढ़ा, सिग्मोइड कर्व था। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये बाइकार्बोनेट के तौर पे फैसिलिटेट की जाती है। एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो एग्जिस्ट करता है मोर इन RBCs एंड माइन्यूट क्वांटिटी इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत कम नंबर में ये पाया जाता है, जबकि RBC में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन को रिलीज कर देते हैं। इसी वजह से H+ आयन जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, एसोसिएशन डिक्रीज कर जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन बढ़ जाता है। अभी हमने इसके पहले इस ग्राफिकल पैटर्न पे देखा था। फिर यहाँ पे हम बात करें, इस पे जो कंपोजिशन था इसको बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया था, बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बोहर इफेक्ट कहता है कि फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? परिणाम आएगा कि इंक्रीज हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटने लगेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे डिसोसिएशन जो कर्व होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का, वो शिफ्ट कर जाएगा किधर? राइट साइड में। कब? जब इंक्रीज्ड हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। जब ये फिनोमेनन कब देखने को मिल रही है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो लेफ्ट डायरेक्शन में इन्फेंट में खिंच के जा रहा था, ये एडल्टहुड में राइट डायरेक्शन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट या हैम्पबर्गर फिनोमेनन, ये भी एक फिनोमेनन देखने को मिलती है कर्व के पैटर्न पे। जब कार्बोनेट आयन फ्रॉम RBC मूव कर जाता है प्लाज्मा में चला गया तो चेंज करेगा किसमें? आयनिक बैलेंस में, क्योंकि पहले आयन बैलेंस थे लेकिन अब एक जगह से दूसरी जगह आयन जाएंगे तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगी, पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है?
आयनिक बैलेंस नहीं देखने को मिलता है। जब चेंजेस देखने को मिलेंगे आयनिक बैलेंस आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में, इसको रिस्टोर करने के लिए क्लोरीन आयन डिफ्यूज कर दिया जाता है प्लाज्मा से आरबीसी में। जब आरबीसी से कार्बोनेट आयन गए प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा क्या कहती है कि हमारे भी आयन ले लो, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या होते हैं, आयन के यहाँ पे एक्सचेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर कंडीशन की बात करें तो जो रेगुलेशन होता है रिस्पायरेशन का, सांस जो हम लेते हैं ना, इसका रेगुलेशन कैसे होता है। हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम सांस लेने की जो गतियां हैं इनको तेज़ धीमा कर सकें। ये फैसिलिटीज़ हमारे पास उपलब्ध होती हैं। रिस्पायरेटरी रिदम, लय जो है सांस लेने का उसको बना के रखें, मेंटेन करें, सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी टिश्यू की कितनी डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। जो रीजन इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जिसको हम पॉन्स बोलते हैं, पॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, इसको हम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एक होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का हिस्सा है। दोनों का यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है। एक है एओर्टिक रिसेप्टर, एओर्टिक आर्क, कैरोटिड रिसेप्टर, कैरोटिड आर्टरीज में। तो एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरीज, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा मेजरली रिस्पायरेटरी एडजस्टमेंट काज करती हैं, जबकि पॉन्स क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन करता है, घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। तो जो सांस लेने की गति, अगर हम बात करें एक सांस भरने में हमें 0.4 सेकेंड का समय लगता था, तो यही टाइम 0.3 का हो जाता है। और जब 0.3 का हो जाता है यानी 1 मिनट में हम ज़्यादा बार सांस लेने लगते हैं, तो हमारी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है। पॉन्स इसको कंट्रोल करता है। रिस्पायरेटरी एडजस्टमेंट, कब घटाना है सांस लेना, कब बढ़ाना है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करती है। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना और H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ना, दो चीज़ें मेजरली यहाँ पे काज करती हैं रिस्पायरेटरी एडजस्टमेंट। जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो प्राइमरी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये डॉर्सल पैटर्न पे अगर हम बैक डायरेक्शन में बात करें तो रिस्पायरेटरी जो ग्रुप्स होते हैं कंट्रोल करते हैं इंस्पायरेशन, सांस लेने की। जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप्स होते हैं ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, मतलब सांस लेने को, जबकि वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप की बात करें तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब सांस लेना और छोड़ना, दोनों को कंट्रोल करते हैं। रोल ऑफ जो ऑक्सीजन देखने को मिलता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम में, ये क्वाइट सिग्निफिकेंट पैटर्न पे देखने को मिलता है। ऑक्सीजन का रोल रेस्पायरेटरी रिदम को कंट्रोल करने में, ऑक्सीजन कमी है तो सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर टिश्यूज लेवल पे डिफ्यूजन नहीं हो चुका होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हुई होगी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है रिदम को मेंटेन रखने में। बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, यानी कि जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नॉन फंक्शनिंग स्टेट हो जाती है, तो कुछ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं हमें लंग्स के पैटर्न पे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में। वीजिंग साउंड देखने को मिलती है, घरघराहट की आवाज़ आती है सांस लेने में, या सफोकेशन जैसी आवाज़ आती है, हाँफने की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, उसको घड़घड़ाहट की जो आवाज़ होती है उसको हम वीजिंग साउंड बोलते हैं। अस्थमा में ये वीजिंग साउंड प्रोड्यूस देखने को मिलता है। कंडीशन एक है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। ये क्यों होती है, क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स जो लगातार सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, कोई समझौता नहीं सिगरेट से, जान चली जाए फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें एम्फाइसेमा की कंडीशन काज होती है। इसमें देखने को मिलता है रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है। एल्वियोलर का रोल प्ले होता है किसमें, गैसेस एक्सचेंज में। अब अगर वही एरिया ब्लॉक कर दिया जाए, जब ब्लॉकेज हो जाती है तो सांस लेने के लिए जो सरफेस एरिया एक्सचेंज गैसेस के लिए चाहिए वो कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो प्रॉपरली यहाँ पे लंग्स नॉन फंक्शनल स्टेट में जा सकते हैं, और इवन दिस कैन लीड टू द डेथ। ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर,
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो ये मेजरली लंग्स में काज होता है फाइब्रोसिस और लंग्स डैमेज दोनों काज करते हैं। फाइब्रोसिस मतलब टुकड़ों में छोटे छोटे हिस्सों में बट जाने का इंटरनल स्ट्रक्चर को, और लंग्स को डैमेज कर सकते हैं या दीवारों को ख़राब कर सकते हैं या सड़ा सकते हैं। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोले जाते हैं। इससे बचने के पैटर्न प्रोड्यूस किए जाते हैं कि जो वर्कर्स या मजदूर काम करते हैं एक ऐसे एरिया में जहां बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है या धूल आती है, या स्टोन ब्रेकिंग के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व हैं वो प्रोटेक्टिव मास्क ज़रूर लगाएं जब काम कर रहे हों इन इंडस्ट्रीज़ में। अदरवाइज़ ये कंडीशन आपको फाइब्रोसिस, लंग्स डैमेज की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पे और टर्म हम पढ़ेंगे, गिनती के देखने को मिलेंगे। हाइपोऑक्सिया एक कंडीशन है जब ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाती है। एस्फिक्सिया एक कंडीशन है जब सफोकेशन होता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का कम हो जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन कम हुआ तो हाइपोऑक्सिया। अगर सफोकेशन होने लगी ऑक्सीजन कम होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। अगर हम बात करें, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जुड़ता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की 200 से 300 गुना होती है दैन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम तेज़ी से जुड़ पाता है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 300 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ। इसकी कलर की पैटर्न की बात करें तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ये चेरी रेड कलर फॉर्म करता है। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एफिनिटी इज़ रिड्यूस। इसकी वजह से जब ये आ जाता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी घट जाती है। इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बच्चे की, नवजात की, तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन से डिफ़र करता है क्योंकि उसके पास जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन जुड़ने की वो ज़्यादा होती है, 30% ज़्यादा होती है मम्मी के ब्लड से। इसी वजह से कर्व लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था। बाउमेंस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन नेजल कैविटी में, म्यूकस सिक्रेशन में हेल्प करती हैं। कुछ और कंडीशन है, एक है यूपनोइया। यूपनोइया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। कोई भी मैंने नॉर्मल सांस ले रहा है 12 से 16 पर मिनट। इन्फेंट्स में ये रेट ज़्यादा होता है 44 पर मिनट। रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लोवेस्ट हो जाती है, धीमी होती है उस समय जब हम सो रहे होते हैं। अगली कंडीशन है ब्रैडिप्नोइया या हाइपोनोइया। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम सांस धीमे लेते हैं। हाइपो का मतलब कम, नोइया सांस लेने की रफ्तार को रिप्रेजेंट करता है, स्लो ब्रीदिंग। अगर रैपिड ब्रीथ या हाइपरनोइया की बात करें तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। एपनोइया ये कंडीशन होती है जब ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, सांस रोक लेना टेम्परेली, वो एपनोइया कंडीशन होती है। लेकिन अगर पेनफुल कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं हम डिस्पनोइया। डिस्पनोइया एक ऐसी कंडीशन जिसमें सांस लेने में काफ़ी दर्द फील होता है। कुछ गैसेस जैसे ओजोन ऑक्सीडाइज कर देती हैं हीमोग्लोबिन को। ये ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन मेथनाग्लोबिन के नाम से मेंशन किया जाता है। मेथमोग्लोबिन बोला जाता है ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन को। जैसे एक ओजोन गैसेज हैं, इसके साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड किया तो मेथमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गैसेज होती हैं ये एज एन इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट गैसेस मेंशन की जाती हैं। तो ये जो चैप्टर था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। चैनल का लिंक नीचे मेंशन किया गया है। किसी तरह का डाउट है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर कुछ संदेह या डाउट बचे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी वन शॉट सिंपल पैटर्न पे ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए और एकेडमिक्स 11th और 12th एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आसानी से डिटेल के साथ समझ पाएँ। अगर वीडियो में किसी तरह की एक बार में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में आपके पास ऑप्शन देखने को मिलता है, रिपीट करके देख सकते हैं। या अगर आवाज़ की स्पीड धीमी लग रही है तो आप प्ले फॉरवर्ड करके या स्पीड करके भी देख सकते हैं।
अगर ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं तो आप स्लो डाउन भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ वन शॉट दूसरे टॉपिक पे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।